Hello students, I am Suman Mehta, MPharm in Pharmaceutical Chemistry. I have the experience of 5 years in teaching pharmaceutical chemistry. Now I thought of making my YouTube channel in which I am going to cover topics related to pharmaceutical chemistry. Here I have started with pharmaceutical analysis B.Pharm first year, first semester. In this video, I have included few topics of unit first. So let's start with unit first, part first. Introduction. See, here it is written that pharmaceutical analysis is a branch of practical chemistry. अब इसे practical chemistry का branch क्यों बोला गया है? Practical chemistry क्या होता है? Practical chemistry में हम डिटरमाइन करते हैं या कंफर्म करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी थ्योरी को विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं. हम जो भी थ्योरी में पढ़ेंगे उसको हम कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो यहाँ पे क्या है, हम और सब्जेक्ट्स में भी यही करते हैं. बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम यही करते हैं. जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर भी हम प्रैक्टिकली कंफर्म करते हैं जो भी हम थ्योरी में पढ़ते हैं. लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो एरिया है वो और वाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं या प्यूरिफाई करते हैं. तो वो सब्सटेंस जो है नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है. फिर हम और क्या करते हैं इसमें, हम अगर हमें कोई मिक्सचर दिया गया है, वो मिक्सचर में भी नोन सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, अननोन सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं. तो हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं और फिर जो स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट है उनको हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं. मीन्स उनके स्ट्रक्चर्स को भी हम जान सकते हैं. ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. तो इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है practicals are very important because through these subjects we are determining or identifying something, ठीक है, anything, any substance, or we can say any unknown substance. So we cannot do this with the help of theory. So we need practicals, we need experiments. Therefore, pharmaceutical analysis is a branch of practical chemistry. Now, there are different agents, different pharmaceutical agents on which we can apply the knowledge of pharmaceutical analysis, which are our targets. So these are plants, microorganisms, minerals, synthetic compounds. तो plants में भी हम डिफरेंट जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को भी निकाल सकते हैं. मतलब उनकी क्वांटिटी कितनी है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन. नेक्स्ट जो है हम उसको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से तो उसके साथ हमें और भी बहुत सारे कंपाउंड मिल जाते हैं. तो हमें सिर्फ जो कंपाउंड चाहिए हम उसको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं. वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड प्यूरिफाई कर सकते हैं. अगर हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए और हमारे पास पूरा मिक्सचर प्रेजेंट है, उसके बाद हम उनका स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद वैसा ही मिनरल्स में भी होता है, वैसा ही सिंथेटिक कंपाउंड्स में भी होता है. तो सिंथेटिक कंपाउंड्स क्या है, जिनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं. तो जब हम एमफार्म का रिसर्च वर्क करते हैं इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो उसमें जब हम अगर रिसर्च में हम किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई सब्सटेंस को बना रहे हैं, तो तब क्या होगा, तब हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज करेंगे टू फाइंड आउट स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, जिससे कि हम सिंथेसाइज करने वाले हैं या जिसे हमने सिंथेसाइज कर दिया है. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. अब हमें ये जानना है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, किन एरियाज में अप्लाई होता है. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है फर्स्ट तो हमारे लैब्स में अप्लाई होता है. जब हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ते हैं तभी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो वहाँ पे भी अप्लाई होता है. उसके बाद जब हम एमफार्म का रिसर्च वर्क करते हैं तो उस समय भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम सिंथेसिस कर रहे हैं या किसी प्लांट से हम कोई केमिकल कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो तब हमें अगर उसका स्ट्रक्चर जानना है तो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ही यूज़ करते हैं. या हमें उसे प्यूरिफाई करना है तब भी हम एनालिसिस का यूज़ करेंगे. और यहाँ पे हमने
जो हमारा मतलब वाइड एप्लीकेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है, जहाँ पर कि हमारी ड्रग्स जो है सिंथेसाइज होती हैं। तो वहाँ पर हम बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम किन दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जहाँ पर कि हम इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हमारा यूज़ है। तो फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज अवर ड्रग। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट है, अगर फर्स्ट प्रोडक्ट ही जो है हमारा सही नहीं होगा तो हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो जो है खराब हो जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी फिर सही नहीं बनने वाला है। तो इसलिए रॉ मटेरियल के लिए सर्टेन स्पेसिफिकेशन होती हैं, जैसे कि उसका अपीयरेंस हो गया, उसका क्वांटिटी, उसके इंग्रेडिएंट्स जो भी प्रेजेंट है उसमें, उसकी क्वांटिटी है, उसका कलर है, उसकी स्मेल अगर कुछ है तो वो है। ठीक है, नेक्स्ट उसका मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। तो क्या है कि जो उसके इंग्रेडिएंट है उनका एक प्री डिटरमाइंड कंपोजिशन है, मतलब पहले से फिक्स कंपोजिशन है कि ये इस जो है रेंज में प्रेजेंट होनी चाहिए, इतने ग्राम ये वाला इंग्रेडिएंट होना चाहिए, सेकंड इंग्रेडिएंट होना चाहिए, थर्ड, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। तो वो हम कंफर्म कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बिकॉज वी हैव टू नो क्वांटिटी, सो वी विल यूज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट है, फिर अगर कोई रॉ मटेरियल में कोई अनयूजुअल सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सब्सटेंस, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो वो अगर वो हमारा रॉ मटेरियल के साथ जाएगा, जब हम रॉ मटेरियल्स को यूज करेंगे तो हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपसेट करेगा। ठीक है, देन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो भी फिर इफेक्ट होगा, उसकी क्वालिटी इफेक्ट होगी। तो इसीलिए हमें रॉ मटेरियल की जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो उसकी कंपोजिशन के रेंज होते हैं, वो चेक करने होते हैं। और ये हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है टू चेक द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो हम फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेंगे ताकि उसमें कोई हार्मफुल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है, वो कंफर्म कर सकें। ठीक है, तो वो भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थ्रू ही कंफर्म करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक पार्ट है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट होता है हर मैन्युफैक्चरिंग प्रमाइसिस, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, जो भी ड्रग हम बना रहे हैं, तो वहाँ पर वो कुछ टेस्ट परफॉर्म करता है टू चेक द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी जो है वही होगा कि हम फाइनल प्रोडक्ट में किसी हार्मफुल इम्प्योरिटी का प्रेजेंस चेक करेंगे, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है? ड्रग। तो ड्रग हम ह्यूमन यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी हार्मफुल इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो है जिस चीज के लिए हम यूज कर रहे होंगे उसका जो है और भी एडवर्स इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है टाइप्स और डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन क्यों कह रहे हैं हम इसे? आइडेंटिफाई करना मीन्स पहचान करना। तो दीज टेस्ट आर परफॉर्म टू इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस और कंपाउंड प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट। तो जो हमारा सैंपल है जिसपे हमें ये टेक्निक अप्लाई करनी है, हमें जानना है कि कोई सब्सटेंस उस पर प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम आइडेंटिफिकेशन ही परफॉर्म करें ना। हमें जानना है कि कोई सब्सटेंस का प्रेजेंस या एब्सेंस, तो वी आर आइडेंटिफाइंग दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। सो इसीलिए हम इसे क्वालिटेटिव एनालिसिस कह रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्वालिटी जान रहे हैं, क्वालिटी कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमने सब्सटेंस का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है कंफर्म करना है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज आइडेंटिफिकेशन, या हम इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट हैं जिनके थ्रू हमें पता चलेगा किसी सब्सटेंस का या कंपाउंड का। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जैसे हो रही है, तो कई बार हमने देखा है कि उसमें कोई गैस इवॉल्व होती है। तो वो गैस इवॉल्व होती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन से, और पर्टिकुलर रिएक्शन कर कौन रहे? कंपाउंड्स कर रहे हैं। कोई कंपाउंड्स के रिएक्शन से जो है कोई गैस जो है इवॉल्व हो जा रही है। सो जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है
वो किसी कंपाउंड्स के प्रेजेंस की वजह से है, तो वो कंपाउंड्स का प्रेजेंस या एब्सेंस हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस से कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कलर चेंज रिएक्शंस। तो कलर चेंज रिएक्शन तुमने बहुत सारी पहले ही पढ़ी होंगी, जैसे 10th 11th 12th में हमने बहुत सारी कलर चेंज रिएक्शन हम प्रैक्टिकल्स में करते हैं, जैसे कि बायूरेट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रेजेंस कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी हम कलर चेंज रिएक्शन से जो है किसी सब्सटेंस का प्रेजेंस या एब्सेंस जो है कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में क्या होता है, इसमें भी हम किसी सब्सटेंस का प्रेजेंस या एब्सेंस जो है कंफर्म करते हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो किसी भी कंपाउंड का जो है मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, तो जो अभी किसी एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है वो दूसरे का नहीं हो सकता। जैसे कोई भी सब्सटेंस हम यूज करें, बेंजीन यूज कर रहे हैं, तो बेंजीन तो वैसे भी इट इज लिक्विड, तो इट विल हैव बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जैसे कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कुछ होगा जो कि किसी और का नहीं हो सकता, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं हो सकता। तो अगर किसी कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, तो विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हम किसी भी सब्सटेंस का प्रेजेंस या एब्सेंस जो है कंफर्म कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड का क्वांटिटी जो है कंफर्म करते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि these techniques are used to quantify any compound or substance in the sample। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, इनका बेसिस क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का बेसिस क्या है, कि जैसे हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम रिएजेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट्स की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती होगी कि इतना रिएजेंट्स यूज करके ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो उस रिएजेंट्स के अमाउंट से वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड विच इज गोइंग टू फॉर्म, मीन्स जो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, जैसे अगर कुछ आपने प्रोसेसेस देखे होंगे, जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी कंट्रोल कंडीशन देते हैं, जैसे टेम्परेचर प्रेशर हमारा फिक्स है, तो उसमें कोई सब्सटेंस जो है करेक्टरिस्टिक मूवमेंट दिखाता है, मीन्स वो एक पर्टिकुलर तरीके से मूव करेगा। और किसी मीडियम, हम उसे कोई मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर तरीके से मूव करेगा, एंड दैट मूवमेंट इज गोइंग टू कंफर्म द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो मूवमेंट से हम कंफर्म करेंगे। तो जनरली हम मूवमेंट किससे करवाते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का मेथड यूज करके, जैसे कंडक्टोमीट्री, पोलैरोग्राफी। तो हम जो है सब्सटेंस की कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इससे हम कंफर्म करते हैं। तो जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में सब्सटेंस जो है मूव करते हैं, अगर वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो मूव करते हैं। तो उनका वो मूवमेंट है ना, कितना मूव कर रहे हैं, किधर को मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो उससे हम उस सब्सटेंस का जो है कंसंट्रेशन भी पता कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी कंपाउंड्स की स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जब हम किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ रेडिएशन जानते हैं, रेडिएशन क्या होता है, जैसे कि यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, विजिबल रेडिएशन, सूर्य की वो रोशनी जिससे हमें दिखाई देता है, वो रोशनी जिससे हमें गर्म होता है, तो उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। जो रोशनी हमारे लिए हानिकारक होती है उसको हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है, इनको हम किसी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करवा के जो है उसका कंसंट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी कंपाउंड के साथ जो है इंटरेक्ट करता है, तो ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रेडिएशन क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो उस कंपाउंड उस कंपाउंड में एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो एटम्स जो है इस एनर्जी के प्रेजेंस में एक करेक्टरिस्टिक तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एनर्जी को जो है इवॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, इस एनर्जी के कैलकुलेशन से, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के तरीके से या ट्रांसमिट करना कितना कर रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो हम फिर उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन को भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट।
तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में क्या होता है कि हम किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब है, तो इससे हम उसका कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो फर्स्ट इज केमिकल मेथड, जिसमें कि आएगा वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड। टाइट्रीमेट्रिक मेथड आपने पहले भी पढ़ा है, टाइट्रेशन हम 12th में भी करते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन होते हैं जो कि हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे। सेकेंड इज ग्रेविमेट्रिक मेथड। तो ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक क्यों कह रहे हैं? वॉल्यूम के थ्रू हम कंसंट्रेशन को जो है मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम हेल्प करता है हमें कंसंट्रेशन निकालने में किसी सब्सटेंस की। ग्रेविमेट्रिक मेथड होते हैं जब हम वेट से, किसी के वेट से हम उसका कंसंट्रेशन जो है डिटरमाइन करते हैं। गैसोमेट्रिक मेथड है किसी रिएक्शन के टाइम जो भी गैस रिलीज होती है उसका कंसंट्रेशन जान के, कितना गैस रिलीज हुआ, उससे हम सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल मेथड, वही जो हमने बोला कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम उसमें कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जो हमने बोला कि अभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो सारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जो हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो किसी कंपाउंड से इंटरेक्ट करता है, देन हम वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसमिट करता है, तो वही जो है हम मेजर करते हैं, उसी से हम अपना कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं उस सब्सटेंस का। तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। तो जो वो ट्रांसमिटेंस ऑफ एनर्जी या एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो हमें पूरा रेडिएशन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो उसका जो कंपाउंड्स के एटम्स का या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस जो भी है चेक करते हैं, देन हमको वो रिजल्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किसी के कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, then they are biological and microbiological methods of quantitative analysis. This is not qualitative analysis. नेक्स्ट ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अभी तक हमने वही पढ़ा टाइप्स और स्कोप, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड की जरूरत क्या पड़ी, जो स्टैंडर्ड पढ़ने की हमें कि अब पहले इसका डेफिनेशन देखते क्या है। द वर्ड स्टैंडर्ड मीन्स अ मटीरियल कंटेनिंग अ सब्सटेंस ऑफ और इंटरेस्ट विद अ नोन कंसंट्रेशन, ठीक है। बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन अ न्यू मटीरियल। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को डिटरमाइन करते हैं, या तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करें जिसमें हम सिर्फ जो है सब्सटेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका प्रेजेंस या एब्सेंस को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं क्योंकि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हम जो है पहले भी कर चुके हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस तो हम 11th 12th में भी कर चुके हैं, ठीक है। जो हमने बोला कि अभी कलर चेंज रिएक्शन होती है, बायोरेट टेस्ट होता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, उसमें हम ये तो करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रेजेंस या एब्सेंस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटरमाइन करते हैं, तो वो हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हमने थोड़ा आगे जाना है, मीन्स अब हमने क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी है। तो स्टैंडर्ड क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है, उसमें हमारा जो सब्सटेंस है, उसमें हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो हमारे इंटरेस्ट का है, मतलब जिस पे हमने सारा जो भी क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, उसकी नॉन कंसंट्रेशन होगी। तो जो स्टैंडर्ड है वो एक नॉन कंसंट्रेशन का मटेरियल होगा, कंपाउंड होगा, जिसमें कि हमारा वो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जिसमें कि हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं। अब इस स्टैंडर्ड को यूज करके हम किसी भी अननोन मटेरियल का कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोरिलेट करके। तो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऐसे समझ लीजिए कि कोई जो इंसान है वो अपनी फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, तो उसको जो है उसके रेफरेंस से हम दूसरे को जज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे को जज कर रहे हैं कि वो कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है।
क्योंकि जो स्टैंडर्ड है उसमें सारी क्वालिटीज़ है, नॉन कंसंट्रेशन है और भी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो स्टैंडर्ड्स आते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो इन स्टैंडर्ड को यूज़ करके हम किसी भी अननोन मटीरियल का कंसंट्रेशन जो है चेक। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पहले भी बोला हमने, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड। जो है वो सच में स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड ही है, ठीक है, जिसको हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड मटेरियल क्या है, एक्सट्रीमली प्योर होना चाहिए, विच मीन्स दैट इट शुड बी ऑफ केमिकल हाई ग्रेड, ठीक है, हाई ग्रेड केमिकल है, हाई ग्रेड प्योरिटी होनी चाहिए, प्रेफरेबली 99.98%, ठीक है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, कोई भी एक्सट्रीमली प्योर सब्सटेंस है विच हैज प्योरिटी प्रेफरेबली 99.98%, तो 100% तो हो नहीं सकता, लेकिन इतना होना चाहिए। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम किस लिए यूज करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं, वैलिडेशन के लिए। तो कैलिब्रेशन हमने पहले, पता नहीं तुम लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। तो कैलिब्रेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी मेनली हम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं या किसी ग्लासवेयर के लिए भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बीकर का एग्जांपल लेते हैं, तो बीकर में लिखा होता है 100 ml, 100 ml का मार्क बना होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सही में 100 ml ही है। कभी हमें दिखता है कि किसी बीकर का 100 ml अलग है, किसी कोनिकल फ्लास्क का 100 ml अलग है, किसी मेजरिंग सिलेंडर का 100 ml अलग है। तो ऐसा भी हमें दिखाई देता है। तो वो जो होते हैं, जो ग्लासवेयर है, वो अनकैलिब्रेटेड है, मीन्स उनका जो कैलिब्रेशन है, उनका जो मार्क है, जो उनका 100 ml मार्क है, वो जो है कंफर्म नहीं है, वैलिडेटेड नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ग्लासवेयर प्रेजेंट होते हैं अलग अलग मेजर के, तो हमें उनको एक स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है कि हाँ ये 100 ml का है। तो एक बीकर हमने एज ए स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, उससे हमने सारे जितने भी हमारी लैब्स में बीकर आते हैं या हमारे कोनिकल फ्लास्क आते हैं, उनका 100 ml हमने चेक कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो वैसा ही प्राइमरी स्टैंडर्ड भी एक यूज होता है कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। वो खुद, क्योंकि वो खुद इतना प्योर है कि वो किसी दूसरे इम्प्योर सब्सटेंस को जानने में हेल्प कर सकता है। तो वैसे ही ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड थोड़ा कम प्योर है, ठीक है। तो उसकी प्योरिटी को कैलिब्रेट करने के लिए या उसको वैलिडेट करने के लिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी पढ़ा कि इट इज एक्सट्रीमली प्योर। नेक्स्ट, इट इज स्टेबल, ठीक है। तो जो खुद स्टेबल नहीं होगा वो दूसरों को क्या वैलिडेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको खुद स्टेबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट इज एनहाइड्रस, उसमें कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज लेस हाइग्रोस्कोपिक, मीन्स इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, इट शुड हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। नेक्स्ट है उसको हम इजीली वे कर सकें, ठीक है। तो वे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम जब NaOH को वे करते हैं तो उसको वे करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए NaOH जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। चाहे वो एक्सट्रीमली प्योर है, खुद वो एनहाइड्रस है, लेकिन वो हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो स्टेबल नहीं है इसलिए क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक है। वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो अपनी फॉर्म में रहेगा नहीं, ठीक है, धीरे धीरे पिघलने लग जाता है, पानी सा होने लग जाता है। फिर हम उसको वे नहीं कर सकते इजीली, हम उसको ओपन ऐसे वे करने ले जाएंगे। जब तक हम उसको वे करेंगे, हमने वे कर लिया, उसके बाद जब तक हम उसको यूज करेंगे तब तक उसका वेट ही चेंज हो चुका होगा, क्योंकि आधे से आधा NaOH जो है पानी बन चुका होगा। तो वो क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल एंड इट इज एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड इट कांट बी वेड इजीली। नेक्स्ट है, इट शुड बी रेडी टू यूज एंड अवेलेबल, तो उसको हम फटाफट यूज कर सके, ठीक है, और अवेलेबल होना चाहिए। बहुत ये ना हो कि रेयर सब्सटेंस है, मिल ही नहीं रहा कहीं, तो हम कैसे किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करेंगे। जब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड इतना रेयर है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेशन। नेक्स्ट, शुड बी प्रेफरेबली नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट है इसका प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल होगा इसमें सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो लेस प्योरिटी, उसका जो प्योरिटी है वो लेस है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। फिर वो लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव। जो भी
कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगा तो अपनी फॉर्म में रहेगा नहीं ना, तो इसलिए वो अनस्टेबल होगा। इसलिए हम बोल रहे कि इट इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। लेकिन इनके सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। ये वैसे तो स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है स्टेबल होते हैं। अगर हम इनको सॉल्यूशन फॉर्म में यूज करें तो दे आर स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम। देन इनको हम टाइट्रेट कर सकते हैं अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, टाइट्रेशन मीन्स वॉल्यूम की हेल्प से हम इनके कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन को जैसे ही हम बनाते हैं, NaOH का सॉल्यूशन हमने बनाया 0.1 मोलैरिटी का, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का बोल रही हूँ मैं, तो हमने बनाया, तो अभी तो ठीक है वो 0.1 मोलैरिटी का है। लेकिन अगर हम उसको कुछ टाइम बाद चेक करते हैं, जैसे हमने रख लिया NaOH का सॉल्यूशन बना के लैब में, तो अगर हम उसको कुछ दिनों बाद यूज करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो चुका होगा, 0.1 से कम हो चुका होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इट इज नॉट वेरी मच स्टेबल। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है एनहाइड्रस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी मैंने बताया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम इजीली वे नहीं कर सकते, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, अनस्टेबल है। ठीक है, अनदर एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट HCl H2SO4। अब जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है क्या है? एक केमिकल या रेजेंट है जिसकी की ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। So please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to get notification। तो अभी एक सिंपल सा वीडियो है विदाउट एनी एडिटिंग। सो मेरे को मोटिवेट करिए, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सॉरी, जान पहचान के, उनको भी शेयर करिए। ठीक है, अब होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।